वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है और बिहार पुलिस फायरमैन के एग्ज़ाम के बारे में आप लोग पूछ रहे थे फ्रेंड्स। तो देखिए, दिसंबर तक आपका इलेक्शन है, आपका पंचायत चुनाव है, तो दिसंबर में आपका कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा, उम्मीद है। चलिए तब तक आप लोग तैयारी में लगे रहें। आज का पहला सवाल है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल किसके बराबर होता है? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार के। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस बार जो बिहार पुलिस फायरमैन में एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका लेवल रहेगा मैट्रिक लेवल का रहेगा, ठीक है। पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार के। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 आपका है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है या वर्णित है? 2 का करेक्ट आंसर गेस कीजिए क्या होगा? तो अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 है आपका करंट अफेयर्स का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा नामक पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, केरला सरकार ने शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न मेरे वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता है, जीके मास्टरमाइंड। आप गूगल में सर्च करिएगा, मेरा वेबसाइट आ जाएगा जहाँ पर ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। तो अच्छा सवाल है ये कि आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा नामक पहल समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है? तो केरला सरकार ने की है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर सवाल आपका है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल आपका गोल्ड कोस्ट में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका 4 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल आपका है, डायनामाइट में मुख्यतः होता है क्या? ये सवाल देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, गेस कीजिए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ट्राई नाइट्रीग्लिसरीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डायनामाइट। डायनामाइट सभी को पता है एक विस्फोटक पदार्थ है, तो इसमें यही होता है, ट्राई नाइट्रीग्लिसरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर सवाल को देखें, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो क से कपास, क से काली मिट्टी। काली मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए उपयोगी है, ज़्यादा महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी। अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। 7 नंबर सवाल है, डिगबोई जो असम में पड़ता है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो असम की डिगबोई बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, कच्चा तेल के लिए। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर, ठीक है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को देखें, टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो देखिए 2 क्वेश्चन, एक लेनिन की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स, ये भी देखते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट आंसर होगा। और लेनिन जो रूस के क्रांति हुआ था उसका नेता थे, उनका मृत्यु 1924 ईस्वी में ये पूछा जाता है। और कभी कभी औरंगजेब की मृत्यु के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों को याद रखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में, और आपका लेनिन के 1924 ईस्वी में। 10 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हरियाणा का भाग तो है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, ये पंजाब का भाग है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपका सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 10 का। 11 नंबर सवाल देखें। 11 नंबर सवाल आपका है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हुमायूं का मकबरा है, जो फारसी वास्तुकला भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखें, पुनः देख लें कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा, ठीक है। पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखें।
12 नंबर ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ठीक है। ध्वनि यानी साउंड, साउंड कहाँ से नहीं गुजर सकती है? जल से गुजर सकती है, बिल्कुल गुजरेगा। स्टील से भी गुजरती है, वायु से गुजरती है, निर्वात से नहीं गुजरती। निर्वात मतलब होता है फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे हैं, जहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं हो, निर्वात। वात मतलब हवा होता है, निर्वात यानी जहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं हो तो वहाँ से ध्वनि नहीं गुजरती है, यानी इसका वेग, ध्वनि का वेग निर्वात में शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्वनि जो कौन सा तरंग में गमन करती है तो याद रखिएगा, और प्रकाश, ये दोनों पूछा जाता है। तो ध से ध्वनि, ध से धैर्य यानी अनुधैर्य, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्वनि गमन करता है। प्रकाश है जो करता है अनुप्रस्थ तरंग में गमन करता है। तो ये भी दोनों याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। तो देखिए मैं पहले ही बताया हूँ कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो देखिए माउस है जो आपका इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल। स्कैनर भी इनपुट है, कीबोर्ड भी है जो इनपुट है। तो बच गया प्रिंटर। ये प्रिंटर है जो फ्रेंड्स कैसा है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन कंपनी है। तो देखिए कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन कंपनी, तो इसका करेक्ट आंसर BSNL हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन है जो आपका किससे संबंधित है, तो BSNL कंपनी से संबंधित है। 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी जब दांडी मार्च किए थे फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 ईस्वी को, उसी समय नमक का कानून तोड़ कर करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दांडी मार्च महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किए थे। 12 मार्च आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक का जो कानून था उसको तोड़ करके फ्रेंड्स वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं कि किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। पहले भी क्वेश्चन मैं बहुत बार कराया हूँ, चलिए गेस कीजिए आपका आंसर सही होता है या गलत होता है। किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु है, एक दीन बंधु है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देश बंधु चित्तरंजन दास हो जाएगा, CR दास। और देश बंधु रहेगा तो सेफ एंड्रोज रहेगा। तो क्या होता है कि ऑप्शन में कभी कभी चित्तरंजन दास भी दे देगा फ्रेंड्स और सेफ एंड्रोज भी देगा, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो देश के बंधु थे जो चित्तरंजन दास थे, देश बंधु। और दीन बंधु, जो दीन मतलब गरीब का भाई एंड गरीब का बंधु किसे कहा जाता? सेफ एंड्रोज को कहा जाता था। तो चित्तरंजन दास और सेफ एंड्रोज याद रखिएगा। अब इसमें देखिए ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, कि देखिए देश बंधु में देखिए आ रहा है ना देश दास, थोड़ा सा इसमें कॉमन लग रहा है। तो देश दास हो रहा है ना, देश बंधु रहेगा तो दास चित्तरंजन दास रहेगा, ठीक है। तो दीन बंधु हो जाएगा, वो हो जाएगा, सेफ एंड्रोज हो जाएंगे। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो सभी को पता होगा 17 का। डुरंड रेखा आपका पाकिस्तान और कहाँ? अफगानिस्तान ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल का देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का रहा है तो कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यूनिसेफ है जो न्यूयॉर्क है, हो जाएगा इसका मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय। और बच गया यूनेस्को, तो उसका फ्रांस पेरिस में है। और विश्व बैंक का मुख्यालय अगर पूछेगा फ्रेंड्स तो वाशिंगटन DC, याद रखिएगा। विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बच गया आपका यूनेस्को, उसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। 19 नंबर सवाल, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है 19 नंबर सवाल। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। 19 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? चलिए गेस कीजिए 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन सभी आता है जो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। और देखिए जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है ये भी याद रखिएगा। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान से ग्रहण किया गया है, लिया गया है। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों फ्रेंड्स। एक तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस विषय की सूची है? तो समवर्ती सूची की विषय है। और हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 21 नंबर सवाल, पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ठीक है। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरियार अभ्यारण्य है जो आपका फ्रेंड्स जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। पेरियार अभ्यारण्य है जो कहाँ है, ये पड़ता है, वो बताइएगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जंगली हाथियों के लिए आपका प्रसिद्ध है। ये अब कहाँ पड़ता है, कौन सा राज्य में, हमें आप बताइएगा। ठीक है, किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 22 नंबर सवाल को देखें कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है, ये किसका ड्यूटी है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी के से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक में है। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यह मतलब कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा कौन करेगा, संघ करेगा। उसका संघ का रक्षा करना उसका कर्तव्य है। तो ये आपका भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में वर्णित है, यही पूछा जा रहा है। तो 355 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल। चलिए इसको देखते हैं कौन कौन सही करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग फटाफट देख लिया और मैं सही आंसर बताऊंगा, उससे मिलाइएगा। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, सभी को जानते हैं कि CFC के बारे में आप लोग सुने होंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है कि आपका ओजोन परत क्षय हो रहा है। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा गैस है जो सर्वाधिक हानिकारक है ओजोन परत के क्षय के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए कौन सा है जो अधिकृत है। 24 का करेक्ट आंसर आपका इंडिया का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखें कि गाय का गर्भावधि कितने दिनों का होता है। ठीक है, गाय का होता है जो गर्भावधि कितने दिनों का होता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना, 280 दिन। ठीक है, कहीं कहीं पे 280 से 82 भी देगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से ऑप्शन में रहेगा। अब 310 तो होगा नहीं, 365 भी नहीं होगा ज़्यादा, 155 इतना कम होगा नहीं, यानी 280, कहीं पे 82, कहीं 83 भी रहेगा। तो देखिएगा उस हिसाब से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखें, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी। एक क्वेश्चन अभी मैंने बता रहा था फ्रेंड्स कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1799 में बताए थे। उसी समय मैं आपको बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो देखिए 1707 ईस्वी में। और एक मैं बताया था लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। ठीक है, लेनिन कौन है इसके बारे में सभी को पता है, पहले भी बता चुका हूँ। ये आपका जो रूस के में जो क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में, बोल्शेविक क्रांति, उसके नेता था। तो कह रहा है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी। 26 का करेक्ट आंसर तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से आपका एक क्वेश्चन करीब करीब कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। तो दोनों का आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो इसमें 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो दूध से क्रीम अलग करना ये तो भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमकर बर्फ बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये भौतिक परिवर्तन आपका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन है जो आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है, जबकि क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसको पकड़ने का बहुत बार मैं तरीका बताऊँ, पुनः एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि देखिए दूध से ऐसा परिवर्तन देखिए फ्रेंड्स कि जो परिवर्तन होने के बाद में वो अपना पूर्व अवस्था में नहीं आ सके, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। इससे मान लिया कि दूध है, दूध से आप दही बना दिए, आप लाख कोशिश करिएगा फ्रेंड्स दूध से दही बन जाने, तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी को आप जला दिए तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जलने के बाद पुनः वो लकड़ी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि आपका चावल, अगर चावल को पका देते हैं भात बन जाता है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमारे पेट में जो खाना पचता है वो भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि पूर्ण अवस्था में वो नहीं आ पाएगा। बाकी देखिए पानी के जर में आइएगा तो बर्फ़ बन जाएगा, अब बर्फ़ को फिर पिघलाएगा तो पानी बन जाएगा। तो इस टाइप का देखिए आकलन कर लीजिएगा, तो ये सब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से क्रीम अलग करना ये भी भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन जैसे कि मान लीजिए कि ये विधि होता है कपूर को जब गर्म करिएगा तो डायरेक्ट लिक्विड ना होकर ठोस अवस्था में गैस अवस्था में चलाता है, लेकिन वो गैस को फिर पुनः जब संपीड़ित करिएगा तो पुनः ठोस हो जाएगा, यानी पहला वाला अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि मोमबत्ती का जलना,
मोमबत्ती का जलना है जो कैसा परिवर्तन, तो देखिए मोमबत्ती का जलना है जो दोनों परिवर्तन होता है फ्रेंड्स। देखिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है, क्योंकि उसमें जो पार्ट्स जल जाता है फ्रेंड्स तो पुनः बनेगा नहीं, लेकिन देखिएगा मोमबत्ती जलते रहेगा तो साइड में मोम पिघल पिघल करके गिरता है, तो मोहल पिघलता है तो पुनः उससे फिर मोमबत्ती बनाया जा सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा मोमबत्ती का जलना है जो रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना सिर्फ रहेगा तो भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आप लोग का। 28 नंबर सवाल को देखें कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका चीन बीजिंग में किया जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल को देखें, केंद्र और राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है। बहुत अच्छा सवाल है। केंद्र और राज्य के मध्य जो टैक्स होता है उसका विभाजन का सिफारिश कौन करता है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग करता है। 30 नंबर सवाल को देखें, 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये कतर में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में होगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान को का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था। तो 31 का हो जाएगा, वो उनको सोमंत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है 31 का कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा था, सुमंत कहा जाता था। 32 नंबर, निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, तो 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फ्लोरीन है जो आपका प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखें, RN मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है। ठीक है, तो मल्होत्रा जी का संबंध है किससे, बीमा से। तो ट्रिक से बताया था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, मल्होत्रा जब भी आएगा तो पकड़ लीजिए कि जो मल्होत्रा जी LIC की कोई एजेंट है और आपको बीमा करवाना है तो उसी से करवाना है। अब देखिए कभी नहीं भूलिएगा कि कोई भी पूछेगा कि RN मल्होत्रा का टाइटल याद रखिएगा। मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि हमें बीमा किससे कराना है, मल्होत्रा जी से कराना है। ठीक है, इस तरह से याद रखें। 34 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। सभी को पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। 34 का ये 42वां संविधान संशोधन होगा। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे छोटा लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन में आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता एक और अखंडता शब्द इसमें आपको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का सी। 35 नंबर सवाल को देखें कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। तो जब आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो उनके पद पे कौन काम करेगा, गेस कीजिए। 35 का तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वही कार्यभार देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। चलिए, नीति आयोग क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग क्या है, कानूनी निकाय है, सलाहकार समिति है, स्वायत्त निकाय है या एक मंत्रालय है। 36 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नीति आयोग है जो एक सलाहकार समिति के अंतर्गत इसे रखा गया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को पीत ज्वर संचारित किया जाता है। चलिए, पीत ज्वर है जो संचारित किया जाता है कहाँ, तो एडिस इजिप्टी द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। चलिए, मुख्य ग्रीन हाउस गैस के बारे में कह रहा है तो सभी को पता है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का ये हो गया। 39 नंबर सवाल को देखिए, वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। देखिए, वायुमंडल का जो सबसे निचली परत है जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर उसे कहा जाता है। जो निचली परत है उसका हिंदी में क्या कहते हैं, उसे क्षोभ मंडल। ठीक है, तो याद रखिएगा। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटती है, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ठीक है, तूफान वगैरह जो भी, तो ये सब मौसम संबंधी सब घटनाएं ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में घटता है, जो सबसे वायुमंडल की निचली परत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 नंबर सवाल को देखें,
छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सिंपल है फ्रेंड्स, विटामिन सी निकल जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल को देखें। पाश्चुकरण एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो जिसका खोज किसने किया था? तो एक जी के जान ली, लुई पास्चर, याद रखिएगा, लुई पास्चर ने दिया था सेवन। तो पाश्चुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर कितना मिनट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक के लिए। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो सभी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए किया जाता है दूध का पाश्चुरीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 का डी। 42 नंबर सवाल को देखें कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांटा गया है? 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कहा जा रहा है ना, प्राथमिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 हो गया फ्रेंड्स, 42 हो गया। 43 नंबर सवाल को देखें। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो चलिए, तो सब बहुत बार बताए हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। 44 नंबर, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? सभी को पता होगा 44 का, गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात गैलिना जो सीसा का एक अयस्क है। 45, निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है 45 का, तो गेस कीजिए क्या होगा इसका 45 का। आलू, जौ, मटर, ये सब तो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। मक्का है जो आपका रबी फसल नहीं है फ्रेंड्स। इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सरसों, मटर, जौ, आलू ये सब है जो रबी फसल है, लेकिन मक्का है जो आपका क्या है, रबी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? जो मतलब बिना मिट्टी, बिना मृदा के जो पौधा कृषि की जाती है, जो पौधा उगते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स बिना मृदा अर्थात मिट्टी के पौधों की कृषि को ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। याद कर लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर सवाल, यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में एक महिला एकल का खिताब किसने जीता था? 47 का, तो इसमें जीता था फ्रेंड्स आपका नाओमी ओसाका जीता था 2020 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला में। 48 नंबर सवाल देखिए, चालीसा मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान ने भंग किया था? 40 जो सरदार था वो फ्रेंड्स, उस चालीसा मंडल तो उसको कौन किया था? बलबन ने ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, बलबन ने उसे क्या किया था? भंग किया था चालीसा मंडल को। 49 नंबर सवाल है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? वारंगल में। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलादीन खिलजी की, ठीक है। 50 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन वैध मुद्रा, जिसे क्या कहते हैं लीगल टेंडर मनी, के अर्थ को सही वर्णित करता है? देखिए इकोनॉमिक्स का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 50 का। तो देखिए कह रहा है कि वैध मुद्रा ने लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही कौन वर्णित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावे के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है उसे क्या कहते हैं? तो वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2 सवाल और है फ्रेंड्स। 51 कह रहा है कि पुलिकल्ली किस राज्य का एक मनोरंजक लोक कला है? पुलिकल्ली 51 का, तो ये आपका केरला का है, ठीक है। आज का लास्ट सवाल देख लीजिए, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? सभी को पता होगा फ्रेंड्स किसके कारण होता है? ओजोन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के वीडियो में हम लोग कितना 52 क्वेश्चंस को देखें, और बिहार पुलिस फायरमैन और एसएससी जीडी क्वेश्चन का लेवल मेरे ख्याल से यही लेवल का रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 10th प्लस पे हो गया है बिहार पुलिस फायरमैन का। तो सभी तरह के क्वेश्चन पढ़ते जाइए, सभी जीके जीएस कॉमन होता है, जितना ज़्यादा पढ़े रहिए, ज़्यादा पढ़ेगा फ्रेंड्स तो आप ऑप्शन से भी छाड़ करके कुछ क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। कम पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा।
और आप लोग वेबसाइट पे जा करके पढ़ाई करिए। आप उसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, नहीं तो गूगल में जा करके सभी लोग जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा तो आपको मेरा वेबसाइट आ जाएगा जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।